हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी 26 स्टडी पॉइंट में। हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की। हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में आज है चौथी क्लास। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे अतिरिक्त वर्णों के बारे में और व्यंजनों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं हेडिंग डालकर, परंपरागत परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण के बारे में हम लोग बात करेंगे। अतिरिक्त वर्ण कौन कौन से हैं उनको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग अपने लोग नोट कर लेंगे। जो पहली हेडिंग है, जो अतिरिक्त वर्ण है, जो पहला, उसे हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। और जो इसका इसको हम अनुनासिक किसे कहते हैं वो आइए देखते हैं। अनुनासिक जो कहते हैं, जो ऊपर ये चंद्र की बिंदी लगती है, इसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो तीसरा है अनुस्वर। अनुस्वर। चौथा जो है विसर्ग। ठीक है, जो अनुस्वर है इसमें ऊपर सिर्फ एक ही बिंदु लगती है, इसे हम अनुस्वर कहते हैं। और जो स्वर के अंत में जो दो बिंदु लगती हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुनासिक की। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक में क्या है, इसमें हम लोग देखते हैं जिसमें नाक से कम और मुख से वायु अधिक निकले, इस तो वह अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हेडिंग मतलब परिभाषा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। जिसमें नाक से कम, मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जब हम उच्चारण करते हैं अनुनासिक शब्दों का, मतलब अनुनासिक का, तो इसमें क्या होता है, नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है, इसीलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो भी नोट कर लेते हैं। यह तद्भव यानी हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, यह तद्भव जो शब्द होते हैं, या कह सकते हैं हिंदी शब्दों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं उदाहरण की। इनके जो उदाहरण में क्या आ जाएगा, गांव। गांव में ये चंद्र की बूंदी लगती है, आप लोग बोल के देखिए गांव। ठीक है, तो नाक से कम और मुख से वायु अधिक निकल रही है। ठीक है, इसी प्रकार जो अगला एग्जाम्पल हो जाएगा चांद। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 5 आदि। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए हैं अनुनासिक के। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और अनुनासिक को हम ऊपर चंद्रबिंदी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले वर्ण की। अगला वर्ण कौन सा है, तो अगला वर्ण है अनुस्वर। अनुस्वर। अनुस्वर की परिभाषा देख लेते हैं। अनुस्वर की जो परिभाषा होती है वो अनुनासिक के ठीक विपरीत होती है। तो इसमें आ जाएगा जिसमें
नाक से अधिक और मुख से कम वायु निकलती है। ठीक है। अनुस्वर अनुनासिक में हो गया था जिसमें नाक से कम और मुख से अधिक वायु निकलती है। इसमें हो गया उसके विपरीत, जिसमें नाक से अधिक मुख से कम वायु निकलती है, उसे हम अनुस्वर कहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रयुक्त होते हैं, सेकंड पॉइंट है, यह तत्सम यानी संस्कृत शब्दों में प्रयोग होते हैं। ठीक है। और इसे भी उदाहरण के आधार पर देख लेते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण हो जाएगा चंद्र, दंत, पंच। आप लोग ये उच्चारित करके देखिएगा, आप लोगों को महसूस होगा कि नाक से अधिक वायु निकल रही है और मुख से कम वायु निकल रही है। ठीक है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विसर्ग की। विसर्ग, विसर्ग में क्या है, इसकी परिभाषा नोट करते हैं। संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है। ये जो विसर्ग है वो संस्कृत के जो शब्द होते हैं उनमें स्वर के बाद प्रयोग होता है। ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं अपन लोग। उदाहरण हो जाएगा इसका प्रातः, अंता। ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे भली भांति। एक और उदाहरण देख लेते हैं, दुख। इसमें विसर्ग लग गया बीच में। ठीक है। ये भी हम लोग स्पष्ट करेंगे और बात करेंगे। ठीक है। अब नोट एक डालकर आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर नोट लिख के एक चीज नोट कर लीजिएगा, जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी जी हैं, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार जो अनुस्वर है, अनुस्वर और विसर्ग, वो स्वर नहीं माने हैं, वो स्वर नहीं है। किनके अनुसार? जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार, जो उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने अनुस्वर और विसर्ग को स्वर नहीं माना है। वो किस लिए नहीं माना है वो भी स्पष्ट करते हैं। उन्होंने कहा है यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं। अतः इनको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कहते हैं। जो पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी थे, इन्होंने कहा था विसर्ग और अनुस्वर स्वर नहीं है। वो किस आधार पे कहा था?
यह उन्होंने कहा था जो ये अनुस्वर और विसर्ग हैं वो व्यंजनों की जो व्यंजन होते हैं व्यंजन स्वर से पहले आ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार ये जो अनुस्वर और विसर्ग हैं वो व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं। ठीक है, जो व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं, इसलिए इन्होंने बाद में आते हैं, इसलिए इन्होंने इसे इन दो अनुस्वर और विसर्ग को अयोगवाह कहा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं किस तरह से है। जैसे अपने लोग बात करेंगे उदाहरण के आधार पर का जब हम विच्छेद करेंगे तब का हलन का धन आ, इसका जो विच्छेद होगा का धन आ, मतलब व्यंजन के साथ एक स्वर आता है। ठीक है, उसी प्रकार जो ये जो स्वर आया है वो आया है किसके, व्यंजन के बाद, या कह सकते हैं स्वर से पहले जो आया है वो व्यंजन आया है। आइए पहले ये हेडिंग पढ़ लेते हैं। यह व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं। क्या इन्होंने बोला, यह व्यंजन की तरह स्वर से पहले नहीं आते हैं। क्या कहा है, स्वर से पहले नहीं आते हैं। ठीक है, ये बाद में आते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा है। आइए देखते हैं वो भी, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे खा का जब हम विच्छेद करेंगे तो खा धन आ, इसमें भी क्या है, जो व्यंजन आया है वो स्वर के बाद आया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अनुनासिक और विसर्ग की। इसमें क्या है, जैसे हम बात करते हैं जो हमने एग्जाम्पल दिया था अतः, इसमें हम जब इसका विच्छेद करेंगे तो विच्छेद हो जाएगा आ धन ता और धन विसर्ग। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ये ता है, ता ये व्यंजन है। ठीक है, व्यंजन और ये जो स्वर आया है इसका जब पूर्ण विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा ता धन आ धन विसर्ग। ता तो ये व्यंजन हो गया। ठीक है, आ जो है ये स्वर हो गया, ता जो है व्यंजन। ठीक है, जो आ हो ये है स्वर। ठीक है, और ये है अपना विसर्ग। ठीक है, देखते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो स्वर से पहले क्या आता है, व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हुआ है जो ये जो स्वर है, स्वर के बाद आया है विसर्ग, स्वर के बाद आया है विसर्ग, इसीलिए इन्होंने इस विसर्ग और अनुस्वर को अयोगवाह कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट बनते हैं, वो आप लोग नोट कर लेंगे। 2 पॉइंट कौन कौन से बनते हैं, चलिए देखते हैं, पहले नोट कर लीजिएगा। पहला जो पॉइंट है बनता है, व्यंजन स्वर से पहले आता है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है, हिंदी में कोई दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। वह क्रिया शब्द ना हो। जब तक वह क्रिया शब्द ना हो, ठीक है,
तब तक हिंदी में दो स्वर साथ नहीं लिखे जा सकते। ये 2 पॉइंट हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। अपने लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। जैसे ये चंद्र की बूंदी हो गई, और ये अनुस्वर हो गया, ये विसर्ग हो गया। इसमें हम शॉर्टकट में याद करने के लिए लिख लेते हैं। ये तद्भव में आते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। अनुनासिक, सॉरी इसको हम रफ कर देते हैं। अनुनासिक, और ये तत्सम में आते हैं, ठीक है। इसे हम अनुस्वर, और ये स्वर के बाद आते हैं, ये विसर्ग, ठीक है। इसका जो उदाहरण होगा, कैंची, ठीक है। इसे हंसना, ये शॉर्ट में हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ये अतिरिक्त वर्ण थे इनको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अपने लोग व्यंजन की। हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा हम लोगों ने बता ही दी थी। व्यंजन की परिभाषा, अब जो व्यंजन है, व्यंजन कितने थे वो भी आइए देखते हैं। जो वर्गीय व्यंजन बोला गया है उनको भी पढ़ेंगे, और स्पर्शी व्यंजनों को पढ़ेंगे, स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो जो व्यंजन हैं उनको हम देखते हैं, कौन कौन से हैं। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, आया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, भा और मा, ठीक है। ये जो व्यंजन है, ये जो व्यंजन है इनको हम लोग कहते हैं, ये जो वर्ग एक वर्ग की तरह बनाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी बोला जाता है। ये जो वर्ग की तरह कुछ नज़र आते हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम रब कर देते हैं। अब इनमें हम विभाजित करेंगे किसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो चा, छा, जा और झा है, इसको हम कहते हैं स्पर्श, स्पर्शी संघर्षी। ये जो हैं चार, इनको हम स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम कुछ इस प्रकार सबसे पहले हेडिंग डाल के ही लिख लेते हैं, जिससे याद भी रहेगा और पता भी लगता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डालिए वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, 25, ठीक है। 25 किस किस भाग में विभाजित किया गया है, 16, 4, 20 और 5, 25, ठीक है।
देखते हैं तो 25 कौन कौन से हैं। जो ये 4 हैं ये तो स्पर्श संघर्षी हो गए, स्पर्शी संघर्षी। ये जो 4 हैं चा छा जा झा, ये स्पर्शी संघर्षी हो गए। ठीक है, और जो बचे हुए ये जो का खा गा घा टा ठा डा ढा, ये हो गए हैं अपने 16 जो ये हैं ये हो गए हैं स्पर्शी व्यंजन। ये जो का खा गा घा टा ठा डा ढा ता था धा धा पा फा बा भा, ये स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, और जो 5 जो बचे हुए हैं 5, ये कहलाएंगे नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। तो हम बात करते हैं आगे की। आगे क्या है, अब जो बचे हुए हैं उनको हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन ये कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। ये जो होते हैं वो कौन से होते हैं, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन में जो या और वा है, या और वा, इनको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। या और वा, इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर। अर्ध स्वर किन के अनुसार, इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रभा व्यंजन भी कहा है। जो ये या हुआ हैं इनको क्यों कहते हैं अर्धस्वर, जैसे हम इसे कौआ लिखते हैं, कौआ को हम कौवा भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार महिलाएं जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें हम महिलाएं भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, इसलिए इन्हें अर्धस्वर भी कहा गया है। ठीक है, और जो डॉक्टर, इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रभा व्यंजन भी कहा है। जो या हुआ है इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन सप्रभा व्यंजन भी कहा है, और इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अब बात करते हैं रा की। रा और ला, इनको प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, और ये ला है इसको पार्श्विक सॉरी, इसको हम रफ करते हैं, इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी। रा जो है इसको हम प्रकंपित या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और ला को पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं, और या हुआ है इसको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन की। तो हेडिंग अपने लोग डाल लेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय
व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ऊष्मीय व्यंजन, सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। यह जो श्वास है इसको हम कहते हैं गर्म ऊष्मा बाहर आती है, बाहर निकलती है। जो हम श्वास लेते हैं उसमें गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है। आप लोग नोटिस कीजिएगा कि गर्म हवा आ रही है। जैसे कौन कौन से होते हैं उसमें व्यंजन, सा, छोटा सा, और ये पेट चिरोसा बोलते हैं, और हा। ठीक है, ये जो चार हैं व्यंजन वर्ण, इन्हें हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं, एक स्वर और बचा है। कौन सा स्वर बचा है? आगत स्वर। इसको भी हम देख लेते हैं। आगत स्वर। इसमें क्या है? इसमें सिर्फ याद करने वाली चीज़ है, यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। जो आगत स्वर होते हैं इन्हें अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या है? हम लोग लिखते हैं हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल इंग्लिश वाला नहीं। अब जो हम इसे हिंदी में लिखेंगे उसको, या लिख सकते हैं कॉलेज, या लिख सकते हैं हॉस्पिटल या कॉफ़ी। ठीक है, इनको जब हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, हॉस्टल। ये जो चंद्र लगता है, चंद्र, इसमें बिंदु ना लग के खाली ये चंद्र लगता है, इसे आगत स्वर कहते हैं। जैसे ये कॉलेज हो गया, कॉलेज को हम लिखेंगे कॉलेज, कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हिंदी में। हॉस्पिटल को हम लोग लिखेंगे हॉस्पिटल। ठीक है, और कॉफ़ी को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, कुछ कॉफ़ी। ये जो समय ये लग रहा है अर्धचंद्र, मतलब चांद जो है, सिंपल जो चांद लग रहा है, ना कि बिंदु लग के, इसको हम आगत स्वर कहते हैं। और जो चंद्र की जो बिंदु लग जाती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अगर नोट्स अच्छे लगे हैं, समझ आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यूपीएसआई की हिंदी पढ़ने के लिए यूपी 26 स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें।